हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक व शेयर करें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट एट shaurya13@gmail.com। मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 3 में हमने पेजिंग के बारे में डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। इस सेशन में हम पेजिंग को सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप ट्रांसलेशन लुकेसाइड बफर यानी कि टीएलबी के नाम से भी जानते हैं। इस पे बेस्ड हम एक इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था, पेजिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेज टेबल की जरूरत होती है। यही पेज टेबल हर एक पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर प्रोवाइड करती है। इसका मतलब हर एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हमारे पास हर एक प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एक प्रोसेस मेन मेमोरी में लाया जाता है तो वहां उसकी एक पीसीबी क्रिएट होती है। पीसीबी मींस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस पीसीबी में जिस तरह प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर रहती है, उसी तरीके से पेज टेबल को रेफरेंस करने वाले पॉइंटर की वैल्यू भी रजिस्टर्स में स्टोर रहती है। जब एक डिस्पैचर एक प्रोसेस को लोड करता है तो पीसीबी के अंदर प्रोग्राम काउंटर और इन रजिस्टर्स के अंदर पेज टेबल के रेफरेंस पॉइंटर की वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। नाउ पेजिंग को सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास मेमोरी में हायरार्की में सबसे पहले रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स का मतलब सबसे फास्ट मेमोरी हार्डवेयर्स। लेकिन रजिस्टर की अपनी कुछ लिमिटेशन है, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम यूज करना चाहें मेन मेमोरी को टू इम्प्लीमेंट द पेजिंग टेक्निक, तब हम कैसे मेन मेमोरी में पेजिंग टेक्निक या पेज टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। इनके बीच में कहीं एक वे लाई करता है जिसको आप कैश मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टीएलबीज हम डिस्कस करेंगे, दीज आर जस्ट लाइक द कैश मेमोरीज which is also known as a translation look-aside buffers. So in further slides we'll discuss these techniques one by one. The hardware implementation of the page table can be done in several ways. The simplest case is to store the page table in a set of dedicated registers. रजिस्टर्स सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, जो एक ट्रांसलेशन एड्रेस ट्रांसलेशन को बहुत ही फास्ट वे में देते हैं। दैट मीन्स अगर हम पेज टेबल को रजिस्टर्स में रखते हैं तो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हमें बहुत ही कम समय में मिल जाता है। जब भी सीपीयू डिस्पैचर प्रोसेसेस को एक्सेस करता है, उन्हें मेन मेमोरी में लेकर आता है, पीसीबीज को लोड करता है, तब वही डिस्पैचर इन रजिस्टर्स की वैल्यू को भी लोड करता है। ये रजिस्टर स्मॉल लेवल एंट्रीज जब पेज टेबल में होती हैं तब तो इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है, जैसा कि 256 लगभग एंट्रीज के लिए आप रजिस्टर्स को यूज कर सकते हो। बट उस सिस्टम में हम क्या करेंगे जो अलाउ करता है एक पेज टेबल को जिसका साइज काफी हद तक 1 मिलियन एंट्रीज तक जा सकता है। उस केस में रजिस्टर्स आर नॉट द फीजिबल वे टू स्टोर द पेज टेबल। उस केस में हम रजिस्टर्स की जगह पर मेन मेमोरी में ही पेज टेबल रखते हैं। मेन मेमोरी में पेज टेबल रखने के बाद एक पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू को पीसीबी में प्रोसेस की स्टोर कर दिया जाता है। Now we'll discuss in the further slides how we can cap the page table into the main memory. पेज टेबल को स्टोर करने का दूसरा तरीका है कि हम पेज टेबल को मेन मेमोरी में ही रखें। लिमिटेड साइज की पेज टेबल को हम रजिस्टर्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट अगर पेज टेबल में मिलियंस ऑफ एंट्रीज हैं देन रजिस्टर्स विल नॉट वर्क परफेक्टली। हम उतने रजिस्टर नहीं लगा सकते। तो द सोल्यूशन इज कि हम मेन मेमोरी में ही पेज टेबल को स्टोर करते हैं। जब हम मेन मेमोरी में पेज टेबल स्टोर करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें उस पेज टेबल का स्टार्टिंग लोकेशन और वो कहाँ तक गई है पेज टेबल, ये हमें पता होना चाहिए। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि एक प्रोसेस को जब हम स्टोर करते हैं तो उसका एक बेस रजिस्टर होता है जो उसकी स्टार्टिंग बताता है मेमोरी में, और उसी तरीके से उसका एक लिमिट रजिस्टर होता है जो उसकी लेंथ बताता है। इसी तरीके से जब एक पेज टेबल मेन मेमोरी में रखी जाती है तो हमारे पास उसका भी एक बेस रजिस्टर जो उसकी स्टार्टिंग बताएगा और एक लेंथ रजिस्टर जो साइज बताएगा पेज टेबल का कि कितनी लेंथ तक एक पेज टेबल गई है। ये दोनों ही रजिस्टर वैल्यू जब भी कोई प्रोसेस लोड होता है उसकी पीसीबी में स्टोर होते हैं। जब भी इस स्कीम में हम किसी डेटा को या किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें दो मेमोरी एक्सेस लगते हैं। दो कैसे? पहला,
हम जिस भी पर्टिकुलर पेज नंबर के अगेंस्ट एक फ्रेम नंबर ढूंढना चाहते हैं तो हम पेज टेबल एक्सेस करेंगे। पेज टेबल इस समय कहाँ है? मेन मेमोरी में। इसका मतलब बेस रजिस्टर की मदद से पहले हम मेन मेमोरी में पेज टेबल सर्च करेंगे, फ्रेम नंबर निकालेंगे और जब हमारे पास फ्रेम नंबर आ जाएगा तब हम फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग, जैसा हमने पेजिंग में डिस्कस किया था, तब हम उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे जाके ऑफसेट ऐड करके एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस उठा सकते हैं। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक एडिशनल ओवरहेड है। इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए एक मेमोरी एक्सेस लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पेज टेबल भी मेन मेमोरी में है तो हमारे पास 2 मेमोरी एक्सेस लग रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इट इज अ सीरियस ओवरहेड। सीपीयू पे एक्स्ट्रा ओवरहेड है, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आपको 2 बार मेन मेमोरी सर्च करनी है। पहली बार क्योंकि पेज टेबल भी मेन मेमोरी में है तो आप वहां से पेज टेबल में सर्च करके पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग पहले फ्रेम नंबर लेकर आएंगे। जब आपको फ्रेम नंबर मिल जाएगा तब आप फिर से मेमोरी में जाएंगे, पर्टिकुलर फ्रेम को ढूंढेंगे, उस फ्रेम के अंदर ऑफसेट जोड़ेंगे, तब आपको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलेगा। इस केस में जब हमारे पास एक ओवरहेड आ रहा है कि हमें 2 एक्सेस करने पड़ रहे हैं जबकि स्टैंडर्ड कहता है कि हमें एक ही एक्सेस में, एक ही मेमोरी एक्सेस में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका है कि हम एक फास्ट लुकअप कैश लगा देते हैं जिसको हम एसोसिएटिव मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर यहाँ कहें ओएस के रेफरेंस में या पेजिंग के रेफरेंस में, तो हम यहाँ एक डिफरेंट नाम से इस कैश को पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं TLBs। पेजिंग हार्डवेयर विद TLB। हमारे पास अब भी ये पेजिंग का ही लेआउट है। एक CPU है जो P, D में लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट कर रहा है। P मीन्स द पेज नंबर, वेयर D मीन्स द ऑफसेट। इस P पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें फ्रेम नंबर चाहिए जिसके लिए हम पेज टेबल्स को सर्च करते हैं। नाउ दिस इज द पेज टेबल। दिस पेज टेबल इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। यहाँ है, ये शो करने के लिए इसको बाहर दिखाया है, अदरवाइज जब आप पेजिंग टेक्निक देखेंगे तो इस पेजिंग टेक्निक में इस पेज टेबल को मेन मेमोरी में ही स्टोर रखा जाता है। दिस इज द TLB। इस TLB में इस पेज टेबल की कुछ एंट्रीज स्टोर रहती हैं, कुछ कुछ पेज नंबर के अगेंस्ट द फ्रेम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ना जब भी कोई रेफरेंस CPU से आता है, मतलब CPU कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो उस लॉजिकल एड्रेस में से सबसे पहले पेज नंबर सर्च किया जाता है इन दिस TLB। अगर वो पेज नंबर इस TLB में मौजूद है, इसमें है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रेम नंबर मिल जाता है, तब हम एक टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं कि TLB हिट हुआ है। जैसा हमने कैश हिट और कैश मिस पढ़ा है, क्योंकि एंट्री इस TLB में मौजूद है इसलिए हम कहते हैं कि TLB हिट हुई है। वहां से हमें फ्रेम नंबर मिलता है, ये ऑफसेट हम जोड़ देते हैं और उसके बाद हमें सीधे फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में मिल जाता है। लेकिन अगर जिस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग हम ये TLB सर्च कर रहे हैं वो इस TLB में नहीं है, तब यहाँ पर एक TLB मिस होता है। उस केस में हम मेन मेमोरी में जाकर पेज टेबल में, जो कंप्लीट पेज टेबल है, उसमें इस पर्टिकुलर पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर सर्च करते हैं, उस फ्रेम नंबर में ऑफसेट जोड़ते हैं और फिर वो एड्रेस फिजिकल मेमोरी में सर्च किया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेज टेबल की कुछ एंट्रीज TLB में स्टोर रहती हैं। TLB में इन एंट्रीज को सबसे पहले सर्च किया जाता है जब भी कोई रेफरेंस आता है CPU से। अगर यहाँ पर रेफरेंस इस TLB में मिलता है, दैट मीन्स एक पेज नंबर TLB में मिलता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हम निकालते हैं TLB से और इस केस को हम कहते हैं TLB हिट। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पेज का नंबर यहाँ नहीं मिलता है, इसका मतलब पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर भी TLB में मौजूद नहीं है, तब हम कहते हैं कि TLB मिस है और उस TLB मिस के करस्पॉन्डिंग हम मेन पेज टेबल जो कि मेन मेमोरी में रखी है वहां से पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर ढूंढते हैं और इस फ्रेम नंबर में ऑफसेट जोड़कर हम फिजिकल मेमोरी को सर्च करते हैं। TLBs का जो साइज है उसमें नॉर्मली जो एंट्रीज हम रखते हैं वो 64 से 1024 एंट्रीज हम रख सकते हैं एक नॉर्मल TLB में। ना जब भी कोई TLB मिस होता है, इसका मतलब अगर कोई पेज TLB में नहीं मिल रहा है तो हम उसे मेन मेमोरी में जाके पेज टेबल में सर्च करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर ढूंढते हैं। दैट मीन्स हम एक पर्टिकुलर पेज नंबर का फ्रेम नंबर मेन मेमोरी में स्टोर्ड पेज टेबल से लेकर आते हैं।
उस केस में ये जो पेज नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर है, इसकी एंट्री TLB में कर दी जाती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर इसी पेज का फ्रेम नंबर निकालने के लिए आता है तो वही एंट्री TLB में पहले से मौजूद हो, हमें उसे दोबारा मेन मेमोरी में जाके सर्च ना करना पड़े। नाउ अगर TLB पूरी फुल है, TLB में बिल्कुल स्पेस नहीं है, अगर स्पेस है देन वी कैन ऐड मोर एंट्रीज इन दैट TLB, लेकिन अगर TLB पूरी तरह फुल है और उसमें कोई भी जगह नहीं है, तब हमें कुछ रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, हमारे पास ऑप्शन है जिनको हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में, फर्दर लेक्चर्स में, जिसमें से कुछ ऑप्शंस हैं कि हम उन पेजेस को रिप्लेस करते हैं, उन एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, मतलब जिसका यूज काफी देर पहले हुआ है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि हम राउंड रोबिन मैनर में, यानी कि एक सर्कुलर मैनर में एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं। तीसरा सिलेक्शन मेथड है कि हम रैंडम उठाएं और किसी भी एक एंट्री को नई एंट्री से रिप्लेस कर दें। कुछ एंट्रीज वियर डाउन की जाती हैं। वियर डाउन मतलब कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कर्नल या OS स्पेसिफिक होती हैं, उन एंट्रीज को TLB में हम डिलीट नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल पर्पस है, जिनको स्पेशल प्रोविजन होता है कि इन पर्टिकुलर एंट्रीज को हम वियर डाउन रखेंगे, मतलब इन एंट्रीज को हम कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे कोई कर्नल कोड की अगर पेजेस हैं जिसके अंदर हमारे कर्नल रिलेटेड कोड हैं, तो उनको कभी भी हम, उनकी एंट्रीज को कभी भी हम TLB में नई एंट्रीज से रिप्लेस नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि कुछ एंट्रीज वियर डाउन कर दी जाती हैं, वो परमानेंट फास्ट एक्सेस के लिए हम उनको हमेशा TLB में रखते हैं, स्टोर रखते हैं। Now, one important term is how to calculate the effective access time. What does it mean? जैसा हमने देखा कि कुछ हिट केसेस होते हैं और कुछ मिस केसेस होते हैं, तो बिफोर डिस्कसिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो 80% हिट रेशियो के साथ, मतलब जब भी हम कोई पेज नंबर सर्च करते हैं तो वो 80% ऑफ द टाइम TLB में मौजूद है। अगर 20 सेकंड लगते हैं TLB को सर्च करने के लिए, तो मुझे 20 सेकंड लगेंगे उस पर्टिकुलर पेज के लिए फ्रेम नंबर ढूंढने में। क्योंकि यह हिट सिनेरियो है, उसके बाद जब मुझे फ्रेम नंबर मिलेगा तो हम उसे मेन मेमोरी में एक्सेस करेंगे, सो दैट वी कैन ऐड द ऑफसेट टू कैलकुलेट द फाइनल एड्रेस। मेन मेमोरी एक्सेस करने का टाइम जो इस एग्जाम्पल में दिया है दैट इज 100 नैनो सेकेंड। तो मुझे पूरा समय कितना लगा अगर TLB हिट है, दैट मीन्स 120 नैनो सेकेंड। 20 नैनो सेकेंड, TLB भी एक लिस्ट है जिसके अंदर पेज नंबर्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हैं, तो 20 नैनो सेकेंड तो मुझे लगेंगे पर्टिकुलर पेज नंबर ढूंढने में जिसका रेफरेंस आया है। जब मुझे वहां से फ्रेम नंबर मिलेगा तो उस फ्रेम नंबर को हम मेन मेमोरी में जाके सर्च करते हैं, तो 120 नैनो सेकेंड टोटल टाइम हो गया, 100 मेन मेमोरी का एंड 20 TLB का। नाउ इन केस ऑफ अ मिस, अगर एक मिस होता है तब क्या करेंगे, तो 20 नैनो सेकेंड तो मुझे TLB एक्सेस करने के लगेंगे, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि ओके ये पेज इस TLB में नहीं है, दैट मीन्स TLB मिस हुआ है। नाउ फिर हम उस एंट्री को, उस पेज टेबल के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर ढूंढने के लिए हम मेन मेमोरी में जाएंगे, दैट मीन्स एक मेन मेमोरी एक्सेस होगा तो 100 नैनो सेकेंड लग जाएंगे। अब मुझे मिला फ्रेम नंबर। नाउ फ्रेम नंबर मिलने के बाद मुझे उस फ्रेम नंबर तक जाकर उसमें ऑफसेट जोड़ना है, दैट मीन्स 20 नैनो सेकेंड TLB मिस के, TLB सर्च करने के, 100 नैनो सेकेंड मेन मेमोरी में जाके पेज टेबल सर्च करके फ्रेम ढूंढने के, एंड फर्दर 100 नैनो सेकेंड फ्रेम नंबर तक जाकर उसमें ऑफसेट जोड़ने के। इसका मतलब मेन मेमोरी 2 बार एक्सेस हुई और 1 बार TLB एक्सेस हुई, तो टोटल टाइम जो यहाँ लगेगा इन केस ऑफ अ TLB मिस 220 नैनो सेकेंड लगेगा। तो अगर हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला या उसका एक डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ आप कैसे देखेंगे, क्योंकि हिट रेशियो था 80%, तो अगर हम उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.8 आएगा। 0.8 इंटू जितना एक्सेसिंग टाइम हिट केस में लगा दैट मीन्स 120, मिस परसेंटेज इज 0.2 कन्वर्जन एंड मल्टीप्लाई बाय द 220 जो आपका मिस केस में टोटल इफेक्टिव एक्सेस टाइम लगा। ना अगर हम इसका पूरा इफेक्टिव एक्सेस टाइम देखें, 80% हिट रेशियो including 20% miss ratio, then the effective access time for this complete scenario will be 140 nanosecond. Now let's consider the formulation of this effective access time. Associative lookup time, that means जो TLB सर्च करने का टाइम है वो यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिया है एप्सिलॉन टाइम यूनिट्स।
नाउ हिट रेशियो जो दिया है वो अल्फा, मतलब परसेंटेज में जो हमारे पास हिट रेशियो होता है वो यहाँ पर अल्फा दिया है। नाउ मिस रेशियो दैट मीन्स दोनों अगर हम मिलाएं तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम हिट रेशियो और मिस रेशियो मिला दें दैट मीन्स कंप्लीट 1 बनना चाहिए। तो अगर मेरे पास हिट रेशियो अल्फा है तो मिस रेशियो मेरे पास होगा 1 माइनस अल्फा। नाउ द इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर हम देखें तो मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ m दिया है, तो अगर देखें तो मेरे पास जब हिट होता है तो लुकअप टाइम प्लस जो मेमोरी एक्सेसिंग टाइम है ये दोनों मिला के इफेक्टिव एक्सेस टाइम बनाते हैं इन केस ऑफ हिट। दैट मीन्स m प्लस एप्सिलॉन इनटू अल्फा। m प्लस एप्सिलॉन मतलब मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस TLB एक्सेस टाइम इनटू द हिट रेशियो। नाउ अगर हम देखें जब मिस होता है मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा and the access time TLB access time plus 2 times the memory access time, one for the page table and next reference is for the frame number, the exact frame number जिसमें हम ऑफसेट जोड़ेंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा इफेक्टिव एक्सेस टाइम का दैट इज ट्वाइस ऑफ m प्लस एप्सिलॉन माइनस m इनटू द हिट रेशियो। Now let us consider one more example. Suppose the hit ratio alpha is given as 99%. That means miss ratio will be 1% only. The TLB searching time, the epsilon is 20 nanosecond here and the memory access time is 100 nanosecond here. So what will be the effective access time? So we can say that 0.99 the hit ratio in the converted number, percentage से अपने number में बदला है, that means 0.99 into the effective access time 100 था आपका मेमोरी के लिए और TLB सर्चिंग का था 20, दैट मीन्स हिट के टाइम पर 120 नैनोसेकंड आपके लगेंगे। प्लस अगर मिस की कैलकुलेशन देखें तो मिस परसेंटेज इज 1%, तो नंबर में आप उसको 0.01 लेंगे इनटू द मिस इफेक्टिव एक्सेस टाइम दैट मीन्स 200 for the memory, main memory and 20 for the TLB. So by this way you can say that कि यहाँ पर 121 नैनोसेकंड इतना आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम आएगा। अगर हम देखें तो जो आपका स्टैंडर्ड था यानी कि एक रेफरेंस के लिए मुझे सिर्फ 100 नैनोसेकंड लगने थे कि पेजिंग के लिए हम मेन मेमोरी तक जाते और वहां से हमारे पास एड्रेस या इंस्ट्रक्शन आ जाती, उसका पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता, तो मुझे सिर्फ एक रेफरेंस लगना था यानी कि 100 नैनोसेकंड लगने थे, बट अभी लग रहे हैं 121 नैनोसेकंड। मीन्स वी कैन से दैट 21% स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास हमने TLB जैसा एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो उसकी वजह से ये जो डिलेज लगे उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 21% स्लो डाउन हुआ जब हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट किया। This is one more sample problem to calculate the effective access time which is very important from the exam point of view. यहाँ पर जो सिनेरियो है उसमें ए पार्ट है कि एक पेजिंग सिस्टम है जो इसकी पेज टेबल मेमोरी में स्टोर है। अगर एक मेमोरी रेफरेंस 200 नैनोसेकंड लेता है तो अगर मेन मेमोरी में पेज टेबल है तो एक पेज्ड मेमोरी रेफरेंस कितना समय लेगा। ऑब्वियस है एक बार आप मेन मेमोरी सर्च करेंगे पेज टेबल के लिए और दूसरी बार जब फ्रेम नंबर मिलेगा तो फ्रेम नंबर के लिए उसमें ऑफसेट जोड़ने के लिए एग्जैक्ट एड्रेस के लिए, यानी कि 200 प्लस 200 यानी कि 400 नैनोसेकंड लगेंगे अगर एक पेज टेबल मेन मेमोरी में स्टोर है। Now B part is if we add associative register, that means the TLBs, 70%, 75% of all the page table references are found in the associative registers. That means this is the hit ratio कि 75% of the time जो entries हैं पेज नंबर्स की वो पेज टेबल यानी कि आपकी TLBs में मिल जाती हैं। तब वो पूछ रहे हैं कि what will be the effective memory reference time अगर हम पेज टेबल को सर्च करने का जो TLBs हैं उसमें पेज टेबल सर्चिंग का टाइम, एक एंट्री सर्चिंग का टाइम हम 0 लें, मतलब नेग्लेजिबल है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास 20 नैनोसेकंड था यहाँ पर नेग्लेजिबल है यानी कि 0 है। तो अगर आप देखें इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ दिया है, तो आप इसे कोशिश करें। अगर आपको कुछ डाउट हो देन यू कैन पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट अ मेल टू मी। So this is all from my side in this lecture. The reference I have taken is the operating system concepts from Galvin. Now in case of any query, feel free to write at chaure13@gmail.com and हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड।